हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र। और बैक्टीरिया के बाद अब मैं जो टॉपिक पढ़ाना वाला हूँ वो है वायरसेस। वायरस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होंगे उसमें सबसे पहला जो वायरस की डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस इन द सेंस, वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मीन्स एक फिक्स होस्ट को ही एक फिक्स वायरस अफेक्ट करेगा, और इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल के अंदर जाएंगे, ये कोई सेल के बाहर रहकर पैरासिटिज्म नहीं करते। और पैरासाइट है ही मीन्स ये अपने होस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये ध्यान रखना है, वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ठीक है। फिर बात करें कि वायरस जब सेल के बाहर होता है, बाहर मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में, तब उसको अपन विरियन बोलते हैं। ये सेंटेंस PYQs में आया हुआ है। इसको वायरस पार्टिकल भी बोल सकते हैं, तो उसको विरियन बोलते हैं। और अगर अंदर होता है तो फिर उसको एक्टिव वायरस बोलते हैं। ठीक है। इसकी साइज़ की बात करें तो 10 to 400 नैनोमीटर की साइज़ होती है। और अब फिर आती है डिस्कवरी पे एक्सक्यूशन आ जाते हैं। इस वजह से ध्यान रखना कि डिस्कवरी इवानोस की 1892 की बात है, मीन्स हो गई 19th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर जो फर्स्ट वायरस था खोजा गया वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। किसने खोज की थी? बेजरिंक। और उन्होंने टर्म क्या दिया था इनको? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ये टर्म दिया किसने है और किसके रेस्पेक्ट में दिया है। वायरस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और बेजरिंक ने दिया है, जिसका मतलब होता है सोल्यूबल लिविंग जर्म। फिर मिलर एंड स्टेनले ने क्या किया? सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया। अभी किसको? वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया किसने? मिलर एंड स्टेनले ने। और जो फर्स्ट इमेज आई वायरस की वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद आई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की किसने? ये नॉल एंड रस्का है ना, नॉल एंड रस्का 1932 में। हम ये बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे, ये भी। फिर जो बेसिक फीचर्स हैं वायरस के जो हमें ध्यान रखने हैं वो है कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई इट्ससेल्फ। मीन्स ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्रो नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसको किसी न किसी लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फ्यू वायरस कैन ग्रो इन बोथ प्लांट एंड इंसेक्ट। मीन्स वैसे तो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होता है, लेकिन कुछ जो वायरस होते हैं वो प्लांट में भी ग्रो कर जाते हैं, प्लांट सेल में भी ग्रो कर जाते हैं और इंसेक्ट सेल में भी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो है पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस में क्या स्पेशलिटी है, या कौन सा वायरस है जो प्लांट और इंसेक्ट दोनों में ग्रो कर सकता है। ये किस में? लीफ हॉपर्स में भी ग्रो कर सकता है एंड पोटैटो प्लांट्स में भी ग्रो कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर अगर वायरस की अपन क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी की बात करें तो उसको 2 बेसिस है इनको क्लासीफाई करने के। कौन कौन से? सबसे पहले तो होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है उस वायरस का, और दूसरा उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। होस्ट ऑर्गेनिज्म ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जिसको ये अफेक्ट करेगा, लाइक एनिमल को अफेक्ट कर रहा है तो एनिमल वायरस, प्लांट को कर रहा है तो फाइटोफेग्स, बैक्टीरिया को कर रहा है तो बैक्टीरियोफाज, और फाइकोफेज, माइकोफेज। फाइको मीन्स फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, तो ये एल्गी को अफेक्ट करेगा। माइकोलॉजी, फंगी को अफेक्ट करेगा, राइट। और अगर जेनेटिक मटेरियल बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना है। या तो DNA या RNA। अब DNA है तो DNA या तो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है वायरस में। डबल स्टैंडर्ड वाले मीन्स नॉर्मल DNA किस में मिलेगा? DNA वायरस कौन कौन से होंगे? एडिनो वायरस, हर्पीज़ वायरस एंड पॉक्स वायरस। ये बिल्कुल सिंपल, ये मान लीजिए कि रामबाण तरीका है कि सारे पॉक्स वायरस, जिस वायरस के पीछे भी पॉक्स वायरस लगा हुआ है ना, वो सब DNA वायरस हैं। अब चाहे आप चिकन पॉक्स मान लो, स्मॉल पॉक्स, या करंट में रहा मंकी पॉक्स मान लो, ये सब पॉक्स वायरसेस हैं। ठीक है। आप चलो ठीक है, आप जब आप करंट की बात है तो लंपी वायरस के बारे में बताना आप कि लंपी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, और राजस्थान तो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहा है, तो ये बात ध्यान रखनी है। लंपी वायरस का
जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा आपको पैरवो वायरस, PARVO, पैरवो वायरस, इसमें मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल सकता है तो यस, मिल सकता है। और फिर आरएनए वायरस की बात करें अपन, आरएनए वायरस की बात करेंगे तो आरएनए वायरस में क्या सिंगल स्टैंडर्ड नॉर्मली मींस नॉर्मल आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड, ये स्पेशल केस हो गया। डबल स्टैंडर्ड किस में हो सकता है, रियो वायरस में मिलेगा आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए, स्पेशल केस है रियो वायरस। फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस में क्या क्या सीन हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि सिंगल कॉपी है या 2 कॉपीज़ मिले। सिंगल कॉपी वाले में अगर हम बात करें, सिंगल कॉपी में भी 2 टाइप के आपको हैं, प्लस सेंस एंड माइनस सेंस। पॉजिटिव सेंस मीन्स वो जो आरएनए की जो कॉपी होगी वो डायरेक्ट एमआरएनए की तरह ट्रीट होगी, मीन्स वो एज ए एमआरएनए काम करेगी और आगे प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगी। जबकि अगर नेगेटिव सेंस की बात करें तो वो सबसे पहले एमआरएनए उसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, देन भी फिर वो एक स्टेप मीन्स उसको ज़्यादा लगेगा प्रोटीन सिंथेसिस करने में। और अगर 2 कॉपी वाले, 2 कॉपी मीन्स इसमें 2 कॉपी वालों में रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस आपने पढ़े होंगे। रेट्रोवायरस में आपका HIV सबसे पॉपुलर है रेट्रोवायरस में। इसमें होता क्या है कि आरएनए से पहले डीएनए बनता है, फिर डीएनए से फिर एमआरएनए का वापस सिंथेसिस होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो वायरल प्रोटीन्स एंड कैप्सिड वगैरह सब बनाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वायरस का क्लासिफिकेशन है मोटा मोटा आरएनए वायरस। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 जो है वो एक आरएनए वायरस है ना। करंट में रहा है तो किसी में भी पूछा जा सकता है कि कोविड का कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये बात क्लासिफिकेशन के बारे में बस आपको इतने ही ध्यान रखने हैं और यही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा नहीं। फिर अगर अपन शेप की बात करें, वायरल शेप कौन कौन सी शेप में मिलेंगे। सबसे पहला पॉलीगोनल मीन्स पॉलीगोनल, लाइक ये पेंटागन हो गया, लाइक इसे हेक्सागोनल पेंटागोनल ऐसे इस टाइप के हो सकते हैं। ये स्फेरिकल भी दिखाई देते हैं, अपीयरेंस में स्फेरिकल दिख सकते हैं। कॉमन अमंग एनिमल मीन्स एनिमल वायरस, जनरली एनिमल वायरस होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 ले सकते हो। कोविड-19 आपको बॉल टाइप का दिखता है, ऊपर कांटे लगे होते हैं ऐसे, आपने काफ़ी सारे उसमें देखा होगा, ऐसे वीडियोज़ में भी देखा होगा और आसपास पोस्ट मीम्स में भी देखा होगा। फिर कौन सी शेप, इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड शेप में कैसी कैसी हो सकती है, एक रोड शेप हो सकती है, एक फिलामेंटस हो सकता है। रोड शेप की बात करें, रोड शेप में पॉपुलर जो है वो ज़्यादातर जो प्लांट वायरस है वो रोड शेप। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल टीएमबी की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, वो ऐसे ऐसी होती है। फिर वो कैप्सिड वाली ऐसे टीएमबी की स्ट्रक्चर। आगे चल के अभी हम टीएमबी की थोड़ी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बिकॉज ये है अपने सिलेबस का पार्ट है। फिलामेंटस में, फिलामेंटस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इबोला वायरस। फिलामेंटस लाइक ऐसे इबोला वायरस। और फिर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसकी मिलेगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टी फेग या लेमडा फेग। ये एनसीईआरटी या सब में सारी जगह ये जो डायग्राम है आपने देखा होगा, ये जिसमें ये कैप्सिड हो गया, ये नेक, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये फिलामेंट, टेल फिलामेंट्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुई। तो आपको ध्यान कौन सा रखना है, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल। जो जनरली प्लांट वायरस होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं और जो एनिमल वायरस होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं, राइट। फिर अगर हम इसके वायरस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके वायरस के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहला तो उसका जो कैप्सिड हुआ, सेकेंड इसका जीनोम, फिर एडिशनल स्ट्रक्चर। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स एक वायरस में मिल सकती है। कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड में जो कैप्सिड बना किसका होता है, सबसे पहले प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसका। इसमें जो पेप्टाइड एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटोमर्स बनाते हैं, मीन्स एक पेप्टाइड चेन मिलके प्रोटोमर्स बनाएगी। प्रोटोमर्स बनाएंगे एक कैप्सोमियर। ये ध्यान रखना, ये कैप्सिड की यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कैप्सिड। क्या, कैप्सोमियर। एक कैप्सोमियर में अब अगर एमिनो एसिड्स की बात करें तो वो 158 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाला है।
कि एक कैप्सोमियर में कितने अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं, 158। साथ ही ये भी आपको नंबर्स याद रखने हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस में कितने कैप्सोमियर्स होते हैं। तो इसका आंसर है 2134 मीन्स 2134, ये आपको याद रखना है। तो ये जो कैप्सोमियर मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सिड। ये हुआ कैप्सिड का। आपसे ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है कि पेप्टाइड, प्रोटोमर्स, कैप्सोमियर एंड कैप्सिड। ये फिर अगर जीनोम की बात करें, जीनोम में उन्होंने ऊपर डीएनए और आरएनए की बात की कि डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, दोनों साथ में कभी नहीं मिलेंगे। और इसकी साइज़ की बात करें जीनोम की, तो वो 2 किलो बेस पेयर से 15 किलो बेस पेयर तक हो सकती है। एडिशनल स्ट्रक्चर जनरली जो जिन वायरसेस में मिलेंगी वो एनवेलप की बात है। एनवेलप होता क्या है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर आप जस्ट HIV वायरस की इमेज दिमाग में ला सकते हैं, जस्ट ये ऐसी होती है। तो इसमें होता क्या है, ये तो वायरल पार्ट है जो अपन, ये कैप्सिड, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये एंजाइम, और ये लिपिड, और इसके जो ये CD4 ऐसे आपने ये रिसेप्टर्स पढ़े होंगे, एंटीजेंस होते हैं। तो इसमें एनवेलप हो सकता है। इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन, सिंपल सी बात है। ये जो अपने मैक्रोफेजेज है उनसे डिफेंस देगा वायरस को। और टेकन फ्रॉम होस्ट, ये खुद सिंथेसाइज नहीं करता, होस्ट से ही लेता है। और वैसे तो पता है ना कि वायरस अपने सारी जो पार्ट्स हैं वो होस्ट की मशीनरी से सिंथेसाइज करता है। फिर अगर वायरस के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, वायरस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके जो वेल नोन 2 साइकिल हैं, एक लाइटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल में होगा क्या, एक सेल होगी, ये वायरस उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट करके ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। डीएनए के साथ जुड़ने के बाद ये करेगा क्या कि इसकी जो सारी मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस वाली मशीनरी है, उसको अपने अंडर ले लेगा। उसको अपने अंडर लेके फिर ये अपने वायरल के पार्ट सिंथेसाइज करेगा। अपने वायरस के जो कैप्सिड हुए, कैप्सोमियर, ये सिंथेसाइज करेगा। और एक टाइम बाद ये पूरी जो सेल है उसको लाइज कर देगा, मीन्स इसको फोड़ देगा। और फोड़ करके जो न्यू वायरल पार्टिकल्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये लाइसिस हो जाता है सेल का, इस वजह से इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आया, उसका अपना डीएनए होस्ट की डीएनए के साथ अटैच किया, उसकी प्रोटीन मशीनरी को अपने कब्जे में लिया, फिर अपने प्रोटीन पार्ट्स, अपने जो भी वायरल पार्ट्स है उनको सिंथेसाइज किया, जो सेल का है वो लाइसिस किया एंड रिलीज़ हो गया। अब ये किसी नई सेल को जाके अफेक्ट करेंगे। अब लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको टेम्परेट फेज़ भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो शुरुआती है कि अपना जो इंजेक्ट किया जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया, और फिर उसके साथ होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया वो जेनेटिक मटेरियल वायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होस्ट के अंदर जाएगा और कोई पार्ट दूसरा नहीं जाता, सब बाहर रह जाता है। तो ये अटैच हुआ। अब ये होगा क्या कि जब सेल डिवाइड करेगी तो ये जो वायरस वाला पार्ट है ये भी साथ में ये आगे जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जाता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाएगा। तो इस स्टेज को, ये जब जुड़ा हुआ है साथ में, तो इसको बोलते हैं प्रोफेग स्टेज, है ना, ये ध्यान रखना है। जब जुड़ा हुआ है, याद कीजिए अपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जब जो प्लाज्मिड है वो अगर अपने पेरेंट सेल के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन एपिजोम बोलते हैं। तो यहाँ अगर फेज़ का जो डीएनए है वो उसके साथ जुड़कर अगर वो आगे मल्टीप्लाई होता जाता है तो उसको प्रोफेग स्टेज बोलते हैं। ये आपको लाइसोजेनिक साइकिल का स्पेशल कैटेगराइजेशन है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ इंटरेक्शन हो गया, इसका इंटरेक्शन। फिर जो यहाँ एक टाइम बाद क्या होगा कि जब ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइटिक में क्या होगा, ये होस्ट सेल का लाइसिस कर देगा। जब उसके सारे रिसोर्स मतलब जो उसको एडवर्स कंडीशंस आ जाएंगी सेल की कि भाई आगे सेल ग्रो नहीं कर रही, तो ये फिर प्रोफेग स्टेज वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइटिक में बदल जाएगा, जिससे सारे जो वायरस पार्टिकल फिर वही लाइटिक वाली चीज़ें बन के ये रिलीज़ हो जाएंगी उससे। तो ये सिंपल सा लाइसोजेनिक साइकिल। ये बात ध्यान रखना है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल वो कौन दिखाते हैं, जो लेमडा फेग होते हैं वो दिखाते हैं, और लाइटिक साइकिल कौन दिखाता है, जो T4 फेग होता है
वो दिखाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये लेमडा फेग में का फीचर है। ठीक है, वायरस में आपको इतना ही ध्यान रखना है। और वायरस के जो वायरस का और जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है इसकी डिजीज़ के वायरस कौन कौन सी डिजीज़ प्लांट डिजीज़ करते हैं। ये बात मैं बताऊंगा प्लांट पैथोलॉजी वाले पार्ट में, है ना। जो नेक्स्ट यूनिट हमारी होने वाली है प्लांट पैथोलॉजी की, उसमें अपन वायरल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक ये पढ़ते रहिए आप। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और साथ ही अगर आपको लगे कि कोई फैक्ट गलत है तो उसको आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, और मैं भी आगे वाले वीडियो में ये वापस मेंशन कर दूंगा। साथ ही मुझे भी ये सीखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर करना ऐसा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।